दुनिया के हर एक फार्मासिस्ट का एक सपना होता है कि दे वांट टू बिकम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन यूएस। क्यों यूएस में फार्मासिस्ट बनना है? उसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। उसमें से कुछ बेनिफिट्स जैसे कि आप एक डिग्निटी को अचीव कर सकते हो। दूसरा, बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो क्योंकि फार्मासिस्ट की सैलरी $1,00,000 से भी ज़्यादा है। एंड ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी इमिग्रेशन एंड लॉन्ग स्टे की अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। तो इतने सारे बेनिफिट्स होने की वजह से दुनिया का हर एक फार्मासिस्ट यूएस में फार्मासिस्ट बनना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि एफपीजी एग्ज़ाम लिखना ज़रूरी है और पास करना ज़रूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एफपीजी एग्ज़ाम साल में एक ही बार होती है। तो अगर आप थोड़ी सी भी गलती करोगे तो आपको 1 साल तक वेट करना पड़ेगा। ओके और लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं आपके पास नंबर ऑफ एग्जाम्स के अटेम्प्ट्स के। इसीलिए आज की जो वीडियो है यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स दैट हैज़ बीन गिवन बाय द ग्लोबल फार्मासिस्ट। दुनिया के जितने भी फार्मासिस्ट सफल हुए हैं, जिसने एफपीजी पास की है और दे बिकम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, उस सारे फार्मासिस्ट के पास से जो टिप को कलेक्ट करके एक कंपाइलेशन करके 10 ऐसी टिप्स, अगर कोई भी बंदा ये 10 टिप्स को अपनी प्रिपरेशन जर्नी में डिप्लॉयड करता है तो उसकी सक्सेस होने के चांसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं। तो आज की वीडियो को डिटेल में समझने के लिए लेट्स वी जंप इनटू द प्रेजेंटेशन मोड एंड वहाँ पे हम ईच एंड एवरी टिप्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। ओके, तो लेट्स जंप एंड डीप डाइव इनटू द इंडिविजुअल tips that can help you to get the successful career as a pharmacist in US. Okay, let's start it. Okay, so let's we start the top tips for FPG examination. This tips has been given by the global pharmacists who have passed the FPGE exam. So the tip number 1, सबसे पहले हमें ये समझना है एफपीजी एग्ज़ाम के बारे में। तो एफपीजी एग्ज़ाम के बारे में अगर समझना है तो ऑफिशियल रिसोर्सेज कौन से हैं? ब्लूप्रिंट एंड गाइडलाइंस दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय एनएबीपी। ओके, तो इसको रिव्यू करना दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स दैट वी हैव टू फॉलो। ये क्यों पढ़ना चाहिए? अगर आप ब्लूप्रिंट्स एंड गाइडलाइंस को पढ़ोगे तो दैट विल गिव यू द ग्रेट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एग्ज़ाम कंटेंट। पूरी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी एग्ज़ाम कंटेंट के बारे में और यहाँ से आप फोकस्ड एरियाज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। दैट मीन्स कि आप जो प्रिपरेशन करना चाहते हो उसमें कौन सा सब्जेक्ट एरिया है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पेशेंट केयर इज़ मोर इम्पोर्टेंट कंपेयर टू मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो ये समझ में आया तो आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो आपकी स्टडी को। उसका मतलब ये है कि आप मेडिसिनल केमिस्ट्री को कम टाइम डिवोट करोगे, पेशेंट केयर को ज़्यादा टाइम डिवोट करोगे। दैट काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड और यहाँ से ही आपकी प्रिपरेशन है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन सकती है। ओके एंड अगर आपने अच्छे तरीके से ब्लूप्रिंट्स और गाइडलाइंस को रीड करके प्लान बनाया तो आपके सक्सेस होने के चांसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएंगे। तो टिप नंबर 1 इज रीड द ब्लूप्रिंट्स एंड गाइडलाइंस एंड गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एफपीजी एग्जाम। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स दैट you have to follow. Okay, so the second tips, once you have get the thorough understanding about the exam structure, now you have to define a comprehensive study plan. आपको एक structured study plan बनाना चाहिए. अगर आप structured study plan बनाते हो तो आप effective preparation कर पाओगे, कम से कम समय लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी. इसके लिए जनरली 3 मेजर एरियाज है स्टडी प्लान बनाने के लिए. टाइम एलोकेशन. अब मान लीजिए कि आपने जो उसके सिलेबस को देख लिया और मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए आपने 2 महीने लगा दिए. ओके, और बाद में पता चला कि यार इसमें से तो 2-3 क्वेश्चंस ही आते हैं और आपने पेशेंट्स केयर को कम टाइम दिया. इसीलिए आपको टाइम एलोकेशन समझना बहुत ज़रूरी है और सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी है. ओके, एंड सारी चीज़ों में आपको एक रियलिस्टिक गोल सेट करना है. तो अगर आप टाइम एलोकेशन करोगे तो पहले पेशेंट केयर को पढ़ लो,
उसके बाद आप फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस पढ़ लो, फिर आप फार्मास्यूटिकल साइंस पढ़ लो, फिर उसके बाद आप बायोमेडिकल साइंस पढ़ो, एंड देन बिहेवियरल एंड सोशल एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस पढ़ो। तो आपको पता चल गया कि आपको किस में कितना टाइम देना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टडी प्लान का जो एलिमेंट है वो ग्रुप में पढ़ाई करना जरूरी है, या तो आपको ग्रुप के साथ ज्वाइन होना जरूरी है। यहाँ से अलग अलग पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं, प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव भी मिलते हैं और कॉन्सेप्ट्स को समझने के पर्सपेक्टिव्स भी मिलते हैं। तो ग्रुप में स्टडी करना, दैट इज द अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ योर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी प्लान। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द रिसोर्स यूटिलाइजेशन। आपको स्टैंडर्ड्स बुक्स को रेफर करना है और ऑनलाइन रिसोर्सेज को भी देखना है, क्योंकि आप जब बिहेवियरल सोशल एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस पढ़ोगे तो आपको यूएस के फेडरल रेगुलेशंस को समझने के लिए वेबसाइट्स का भी यूज़ करना जरूरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है। तो आपकी जो स्टडी प्लान की जो स्ट्रेटेजी है उसको प्रॉपर फॉर्मेट से डिज़ाइन करना भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है। तो अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो दैट ऑल्सो इंक्रीज योर सक्सेस लेवल्स। उसके बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज इफेक्टिव लर्निंग मेथडोलॉजी। उसका मतलब क्या होता है कि जब NABP ने या तो FPG एग्जाम ने अपनी जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या डिफाइन किया है, FPG और NABP ने अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया है कि कैंडिडेट दोज हु आर गोइंग टू वर्क एज ए फार्मासिस्ट दे शुड हैव रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। तो ये अल्टीमेट आउटकम है, ये अल्टीमेट आउटकम है। तो आप जो भी प्रिंसिपल्स पढ़ते हो, जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको एप्लीकेशन में तब्दील करना है, कन्वर्ट करना है। मतलब पहले आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ा तो आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर्ड कर ली। अब ये इन्फॉर्मेशन में से आपने जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन या तो नॉन प्रैक्टिस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को साइड कर दिया, तो की इन्फॉर्मेशन से आपने अप्लाई नॉलेज बिल्ड कर दिया। तो मान लीजिए पहले इतना था, उसमें से आपने इतना बना दिया। अब इसको आपने अलग अलग फॉर्मेट से रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करने की जो स्किल्स है वो डेवलप करने का प्लान करना है। ये आप केस स्टडी से सीखोगे। तो आपकी जो भी पढ़ाई है वो पढ़ाई ये सीक्वेंस में होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम इज इवैल्यूएटिंग योर कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स। आपकी इंफॉर्मेशन को टेस्ट नहीं करते, वो आपकी कॉम्पिटेंसीज को इवैल्यूएट करते हैं। दैट मीन्स द इफेक्टिव लर्निंग मेथोडोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर द FPG एग्जाम। उसके बाद ये एग्जामिनेशन इज फॉर द मोस्ट कॉमन मेडिकेशंस। यूएस में जो चलने वाली 200 मोस्ट कॉमन एग्जाम्स, जब आप फार्मासिस्ट एज ए फार्मासिस्ट काम करोगे तो डे टू डे लाइफ में ये 200 मेडिकेशंस आपके सामने आएंगी। तो एग्जामिनर इज ट्राइंग टू इवैल्यूएट योर कॉम्पिटेंसीज इन दिस 200 मोस्ट कॉमन मेडिकेशंस। तो उसका यूजेज, मैकेनिज्म, साइड इफेक्ट्स एंड इंटरेक्शंस के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। ओके, और सबसे कम तवज्जो मिलती है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस को, खास करके इंडियन स्टूडेंट्स इसको कम तवज्जो देते हैं, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस जो जिसको हम बोलते हैं ना कि वो तो केस मार्क्स है, जैसे आपने उसको अटेम्प्ट किया तो आपको कंफर्म है मार्क्स मिलने ही मिलने हैं, और फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं। तो उसमें आपको कैलकुलेशन में थोड़ी सी स्पीड करना है और एक्यूरेसी बिल्ड करनी है। तो कैलकुलेशन को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर प्रिपरेशन जर्नी। ये जो पार्ट है, आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ो, फार्मास्यूटिकल साइंस पढ़ो, बायोमेडिकल साइंस पढ़ो, बिहेवियरल साइंस पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन वो सारी चीज़ें लैंड करनी चाहिए फार्मेसी प्रैक्टिस की ओरिएंटेशन में, क्योंकि आप एज ए प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट बनने की एग्जाम लिख रहे हो। ओके, तो कॉन्सेप्ट्स कोई से भी सब्जेक्ट्स हो, आपका जो एजेंडा है वो मेडिकेशन मैनेजमेंट, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग्स एंड पेशेंट केयर के संदर्भ में होना चाहिए। आप स्यूटिक्स भी पढ़ते हो तो स्यूटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को भी पेशेंट, ये फार्मास्यूटिकल
केयर के पर्सपेक्टिव से देखना है, ओके, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को घुमा फिरा के वही पर्सपेक्टिव्स पे लेके आएंगे, क्योंकि एग्जाम का मेन मोटिव एंड ऑब्जेक्टिव वही है कि कैंडिडेट शुड हैव ए फार्मेसी प्रैक्टिस कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स, ओके। तो ये आपकी पढ़ाई का जो ऑब्जेक्टिव है वो इस डायरेक्शन में आपको सेट करना है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस क्वालिटी मॉक टेस्ट। क्वालिटी मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जैसे ही टेस्ट करोगे उसके बाद एनालाइज करो कि आपने टेस्ट में कहाँ पे गलती कर दी है, कौन सा एरिया आपका वीक है, कौन सा एरिया आपका अच्छा है। जो वीक एरिया है उसको टारगेट करके फिर रिवीजन करो। तो इस तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो स्मार्टनेस है वो इम्प्रूव हो जाएगी, वो वीक एरिया है वो धीरे धीरे से इम्प्रूव हो जाएगा, तो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ेगी। तो क्वालिटी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स दैट यू हैव टू इनकॉर्पोरेट इन योर प्रिपरेशन जर्नी। उसके बाद टेस्ट टेकिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप जो इफ़ेक्टिव टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजी को डिप्लॉयड करोगे, ओके, कौन से क्वेश्चन आपकी जो पेस है एग्ज़ाम के क्वेश्चन को और सेक्शन को कंप्लीट करने की, वो एक कांस्टेंट लेवल पे होनी चाहिए। आपको कोई एक जो क्वेश्चन नहीं आता है वहाँ पे डोंट स्टक देयर, वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, ओके। वहाँ से मूव ऑन कर लो, आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ोगे और जितने क्वेश्चंस बाकी है उसको आप बाद में वहाँ पे आके उसको रिस्पॉन्ड करो। तो आपको टेस्ट टेकिंग स्किल्स के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ये कहाँ से सीखोगे? जैसे आप मॉक टेस्ट कर रहे हो वहाँ से आप धीरे धीरे से टाइम को इम्प्रूव करके टेस्ट टेकिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हो, ओके। उसके बाद एज ए फार्मासिस्ट आपको क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग स्किल्स को डेवलप करना जरूरी है। तो आप जब भी कोई क्लिनिकल या तो थेराप्यूटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हो तो आपका पढ़ने का पर्सपेक्टिव वही होना चाहिए कि हाउ आई कैन अप्लाई दिस नॉलेज इन क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग स्किल्स। क्योंकि जब आपकी इवैल्यूएशन होगी एफपीजी एग्जाम की तो दे आर इवैल्यूएटिंग द कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स एंड द स्किल सेट्स, ओके। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अल्टीमेटली आप कोई स्किल्स डेवलप कर रहे हो। तो जब भी आप मान लीजिए हाइपरटेंशन पढ़ रहे हो तो हाइपरटेंशन पढ़ने के बाद आप कुछ क्लिनिकल केस स्टडीज़ को अंडरस्टैंड करो और वहाँ पे आप किस तरह से आपका क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग स्किल्स को डिप्लॉयड करते हो। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। और ये सारी चीज़ें ओवर द पीरियड आ जाती हैं। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, ब्रीजिंग द थ्योरी टू प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है, ये एग्जाम आपकी थ्योरी को नहीं टेस्ट कर रही है, आपकी प्रैक्टिस स्किल्स को टेस्ट कर रही है। इसीलिए जो भी पढ़ते हो उसको प्रैक्टिस में तब्दील करना सीखो। जो भी थियोरेटिकल नॉलेज है, आपका साइंस का नॉलेज है, उसको प्रैक्टिस में कन्वर्ट करो, थियरी है उसको प्रैक्टिस में कन्वर्ट करो। तो ये जो प्रैक्टिस, ये दोनों के बीच का ब्रिज, दैट इज़ द वे ऑफ प्रिपरेशन। अगर आपने ये सारी टिप्स को डिप्लॉयड कर दिया तो 110% यू विल सक्सेस इन योर एफपीजी एग्जाम प्रिपरेशन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और ये 10 टिप्स आपको याद करनी है, अंडरस्टैंड करना है और उसको अप्लाई करना है आपकी प्रिपरेशन जर्नी में। Another important things that you have to understand is join PharmaVision community. My PharmaVision community क्यों ज्वाइन करना चाहिए? अगर आप ये ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे डेली डोज आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएगा। ब्लॉग पोस्ट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। वेबसाइट पर जो ब्लॉग पोस्ट वाला जो एरिया है वहाँ पे more than 50 different blogs are available for the preparation, tips, opportunities as a pharmacist. So ये सारे resources आपको utilize हो जाएंगे। YouTube पे बहुत सारे videos है और updated videos every day you are going to get something, और weekly कुछ ना कुछ quality informations are going to be said। और वेबिनार्स पीरियोडिकली होते हैं जहाँ से आपको अपडेट्स मिलती रहती है। ये सारी चीज़ों के लिए आपको जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो या वेबसाइट हो, ऑल दिस थिंग्स
हैव अ कॉमन प्लेटफॉर्म नेम माई फार्मा विजन। आप कहीं पे भी सर्च करोगे माई फार्मा विजन के नाम से, आप ये सारे प्लेटफॉर्म से हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो और आप ये कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो। ओके, और नेटवर्किंग इज द पावरफुल टूल फॉर गेटिंग द सक्सेसफुल कैरियर एज अ फार्मासिस्ट। ओके, एंड अगर आपको कांटेक्ट करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। दीज आर द डिफरेंट द कांटेक्ट पॉइंट्स, और यहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। Thank you very much. Have a great time and best wishes for your successful journey for your FPG exam preparation. Have a great time. Take care. Thank you very much.